नमस्कार, द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। सवाल बहुत बड़ा है और जवाब जब तलाशने के लिए आप निकलेंगे तो शायद अब सवालों में उलझते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है और उसकी अपनी इतनी बड़ी विरासत है कि आगे उन्हीं विरासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, विश्व गुरु बनने की जो कवायद है, उसको सिर्फ और सिर्फ वही पूरी कर सकते हैं। ऐसे में सवाल होता है कि जब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हैं, महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास भी होता है कि आखिरकार जो कांग्रेस से जुड़े हुए ये जो बड़े बड़े चेहरे, क्या उनकी ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ गई, जबकि वो क्लेम करते हैं कि उनके पास चेहरों की कमी नहीं है। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर पुनीत निकोलस यादव। पुनीत जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहना, अपने आप को राष्ट्र जो सांस्कृतिक विरासत है उसका जो है पहरुआ बताना, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती है। बावजूद उसको वल्लभ भाई पटेल की ज़रूरत पड़ जाती है, सुभाष चंद्र बोस की ज़रूरत पड़ जाती है। और हाल ही में तो आपने देखा कि वंदे मातरम को लेकर के किस तरह का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये दोहरा चरित्र जीती है या जो भी कुछ कहती है उसके ऊपर उसका हक है? देखिए, ये तब होता है जब आपकी अपनी विरासत या तो हो ना, कि आपकी कोई विरासत ऐसी है नहीं जिससे आप वो एक पावर ड्रॉ कर पाए, या फिर आपको अपनी जो विरासत है उससे परेशानी हो आज के परिप्रेक्ष्य में उसको मानना। बीजेपी के साथ ये दोनों ही चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आप देखेंगे कि पिछले 11 सालों में कई सारे नाम बदले, शहरों के, स्कीम्स के, सड़कों के, कई चीजें हुई और कई सारे नए आइकॉन्स खड़े किए गए। इनमें क्या है कि इनमें कई नाम ऐसे हैं, कई नेताओं के, जिनके नाम पर आज भाजपा दम भरती है या कांग्रेस को कोसती है, जो कभी बीजेपी या जनसंघ, जो बीजेपी का जो पहला अवतार था, ना तो उसके भाग थे, ना उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे किसी दूर दूर तक, मतलब ना उनका कोई रिश्ता नाता, कोई जुड़ाव था। ज्यादातर इसमें कांग्रेस के नेता थे, जिनके बारे में अब एक ये भ्रम फैलाया गया है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ, कांग्रेस ने इनके साथ, सबके साथ बहुत बुरा किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि नेहरू जो हैं वो अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो और अब हम इन्हें जो है इनके साथ हम इंसाफ कर रहे हैं, इनकी सही जगह हम इनको दे रहे हैं। देखिए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, या कोई भी और आप उठा करके देख लीजिए, फ्रीडम स्ट्रगल का कोई भी नेता, कोई भी लीडर, उनको बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की जरूरत नहीं है अपने आप अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। आप मतलब नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अंबेडकर के सामने या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने क्या है, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ये पिग्मीज हैं पॉलिटिकल, और आप उनको इंसाफ दिलाएंगे। ये वही बात हो गई जो बीजेपी एक नारा देती थी, अभी भी देती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो और फिर जब राम मंदिर का आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर बन गया अयोध्या में, तो कई पोस्टर कई जगह छपे जिसमें नरेंद्र मोदी रामलल्ला की उंगली पकड़ के उनको लेके जा रहे हैं। तो अब आप इतने बड़े हो गए कि आप भगवान को रास्ता दिखाएंगे। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वो तो तरह की मानसिकता, वो तो बाल रूप है रामलला का जो है। अगर रामलला का बाल रूप भी है तो क्या वो बाल रूप मोदी से छोटा है?
नहीं, वो अपना दैवीय होने का जिक्र भी कर चुके थे। हाँ, नॉन बायोलॉजिकल हैं वो, उन्होंने उनकी ही अपनी वो अपने ही शब्द हैं उनके। तो ये है। अब बीजेपी तो, हालांकि बीजेपी तो क्योंकि 80 के दशक में बनी हुई पार्टी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इनसे हम ये नहीं कह सकते आज की बीजेपी से कि आपका तो फ्रीडम स्ट्रगल में कोई रोल नहीं था, क्योंकि आप थे ही नहीं। जो इस बार शीतकालीन सत्र में संसद में अमित शाह ने खुद कहा, ये कबूला उन्होंने कि हमें क्या आप उंगली उठाते हैं विपक्ष से, उन्होंने कहा हम तो थे ही नहीं उस वक्त, पैदा ही 1980 तो में हुए। सारा विवाद तो यही है कि आप नहीं थे उस वक्त, और जो आपके पूर्वज थे राजनीतिक तौर पर, उनकी भूमिका भी हमेशा संदेह के कटघरे में खड़ी रही है। जनसंघ रहा हो या 1925 में जब आरएसएस बना, तो जो हमारा फ्रीडम का जो मूवमेंट था वो तो 1925 से कई दशकों पहले शुरू हो गया था। तो 25 तक तो आपको मानना ही पड़ेगा कि 25 तक तो आपकी वैसे ही कोई भूमिका नहीं रही। 1925 तक आपने कुछ नहीं किया फ्रीडम मूवमेंट में, आपका कोई आइकॉन नहीं था। उसके बाद अब आप आइकॉन तलाशते हैं तो आपको कौन मिलता है? आप वीर सावरकर की बात करते हैं, ठीक है। तो उनकी फिर जाहिर सी बात है कि जब आप वीर सावरकर की बात करेंगे, विनायक दामोदर सावरकर की बात करेंगे, तो हिस्टोरिकली उसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे और उसमें आएगा कि कितनी बार आपने माफीनामे लिखे ब्रिटिश सरकार को कि आपको जेल से छोड़ दिया जाए, या कितनी बार आपने और आपके बाकी जो आइकॉन्स हैं आरएसएस के हों, गुरु गोलवलकर हों या जो भी हों, इनने कितनी चिट्ठियां लिखी ब्रिटिश को कि हम कांग्रेस से इस चीज में सहमत नहीं है, हम क्विट इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहते, हम इसका पार्ट नहीं होना चाहते, हम तो आपके सर्वेंट हैं। ये लैंग्वेज थी कि वी आर योर सर्वेंट्स, ब्रिटिश को लिखी हुई चिट्ठियों में इनके नेताओं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जब इस तरह का आरोप कांग्रेस लगाती है कि वो सर्वेंट के तौर पर अपने आप को पेश करते थे, तो एक जिक्र वो भी करते हैं कि महात्मा गांधी भी जब चिट्ठी लिखते थे जो, तो उसमें सर्वेंट ही शब्द का इस्तेमाल करते थे, और वो सर्वेंट जो ऐसा नहीं था कि वो दासता के हिसाब से नहीं, वो एक प्रचलन में था, और उसी प्रचलन का उपयोग अगर महात्मा गांधी जी करते थे या कांग्रेस के बड़े नेता भी करते थे उस समय के तत्कालीन, तो अगर बीडी सावरकर पर इसलिए आरोपित करना सही नहीं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, और ये अच्छा है कि आपने ये सवाल भी किया, क्योंकि देखिए वो मामला सिर्फ लैंग्वेज का नहीं है, उसमें फिर आपको उनकी भूमिका भी देखनी है और उस लेटर के टेक्स्ट को सही कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है। तो एक तो हो गया आप ये कहें कि मैं आपका सर्वेंट हूं और आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, और दूसरा होता है कि आप कहें ठीक है कि हम आपके सर्वेंट हैं, लेकिन साथ में ये भी कहें कि आप जो कर रहे हैं हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, हम वो नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन एक चीज़ अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी जाइए कि जब 1885 में कांग्रेस का गठन होता है जी, और उसको ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स ने जो एक तरीके की माहौल बनना शुरू हो गया था, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए एओ ह्यूम ने एक फायरवॉल की तरह इस्तेमाल किया। और फिर बाद में कांग्रेस उसमें देश की जो अपनी एक जो सांस्कृतिक हिसाब किताब था, वो सारे लोग गुलाम थे, चाहे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं क्या है कि अपने मूल एजेंडे से भटक जाया करती थी, और उस भटकाव का नतीजा रहा कि मुस्लिम लीग आ गई, उस भटकाव का ही नतीजा रहा कि आरएसएस का गठन करना पड़ गया। तो लिहाजा जो भी गठन हुए अलग अलग दलों के तौर पर, चाहे क्षेत्रीय ही रहे हों, उनका स्वरूप वो कांग्रेस की ही खामी थी। और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि आप सोचिए कि अगर एक पार्टी जो पूरे देश को इकट्ठा करके लेकर के चलने की बात करती थी, अगर उसके मूल भाव में कहीं ऐसा लगने लगे कि वह किसी खास वर्ग की हिमायत करती है और उनकी ही बातें उठाती है, तो फिर उसका रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। तो कहते भी हैं कि आरएसएस क्या था, आरएसएस एक रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ही आई, और उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जिम्मेदार है। नहीं, देखिए ये भी चलिए मान लेते हैं कि ये सारी बातें सही हैं। तो पहली चीज तो ये कि अगर एक खास वर्ग के हिमायती होने से मतलब ये रहा हो कि मुसलमानों की हिमायती रही, तो फिर मुस्लिम लीग के तो बनने की जरूरत नहीं थी। क्यों बनी?
उसके काउंटर में कहते हैं ठीक है। कि मुस्लिम्स को ये लगता था कि वो शायद उनकी भी उस तरीके से तरफदारी नहीं करते हैं, उनके हाँ, अंदर तो ये भाव। मतलब ना तो या तो फिर ना एक आरएसएस की बात सही हो सकती है या मुस्लिम लीग की बात सही हो सकती है। दोनों को एक ही शिकायत है कि आप हमारे हिमायती नहीं है। तो देखिए, ये सारी चीजें ना, आप, मैं, बीजेपी, हम लोग आज बैठ करके अगर इसकी हम जांच पड़ताल, इसकी हम बायोप्सी ऑटोप्सी कर सकते हैं, उसका कारण ये है कि जो संविधान हमको मिला, जो फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी हमें मिली, उसने हमें आज ये ताकत दी है कि हम बैठ करके ये कर रहे हैं। नहीं तो आप में हमारी वो कुवत नहीं है कि उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त जो स्ट्रगल्स थे ब्रिटिश के अगेंस्ट विद इन द कंट्री, देश के अंदर जो माहौल थे, अपने जो देश के चैलेंजेस थे, उसमें एक इतने बड़े राष्ट्र को आप सिर्फ आज़ाद ही नहीं करवाते, उसको उसकी नींव भी रखते हैं। और फिर अब हो गए ना, अब आपको कहते रहिए 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, पर 70 साल से ये देश चल रहा है ना। एकदम। इसका बांग्लादेश तो नहीं बना, इसका पाकिस्तान तो नहीं बना, उसकी नींव तो रखी ना। और उसी पर हर सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, उसी नींव के ऊपर आप कुछ बना रहे कुछ हैं। न कुछ अगर नींव ही नहीं होती तो क्या बनाते आप? वो हवाई महल बनाते। अच्छा, इससे एक और मतलब काफ़ी बेहतर प्रसंग है कि कांग्रेस के ही वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस के ही जवाहरलाल नेहरू, लेकिन बड़ा मतलब लोगों के मन में भी ये सवाल होता है कि आखिरकार बीजेपी को वल्लभ भाई पटेल से तो ऑब्जेक्शन नहीं है उतना, लेकिन नेहरू के नाम पर ऑब्जेक्शन हो जाता है, इंदिरा गांधी के नाम पर उनको ऑब्जेक्शन होता है, राजीव गांधी के नाम पर ऑब्जेक्शन होता है। तो आखिरकार ये ऑब्जेक्शन की जो एक वजह है उसको आप कैसे मतलब देखते हैं? देखिए, वो एक बहुत आसान स्ट्रेटेजी है। ये एक मेरे जहन में ये शॉर्टकट है और सबसे कन्वीनियंट शॉर्टकट है। उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार आज की कांग्रेस पार्टी भी है, या काफी अरसे से कांग्रेस पार्टी रही है। वो ये कि पंडित जी के जाने के बाद से, और वो थोड़ा सा जो वक्त शास्त्री जी रहे प्रधानमंत्री, उसके बाद से एक तरह से कांग्रेस वो ट्रेन बन गई जिसका इंजन हमेशा गांधी परिवार रहा। तो सब किसी भी कांग्रेस के राइवल को, अगर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना है तो सबसे आसान है गांधी परिवार पे अटैक करो, मतलब इजी टारगेट, नेहरू गांधी परिवार पे अटैक करो। उसके बाद उनकी कई सारी गलत नीतियां भी रही, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे शाहबानो वाला मामला राजीव गांधी के वक्त का हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। पर देखिए, हर चीज जब आप बहुत लंबे समय या अल्पकाल के लिए भी अगर आप सत्ता में रहते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज जो आप करें वो सही करेंगे, गलतियां भी होती हैं। कोई भी बड़ा नेता बड़ा तब बनता है जब वो अपनी गलती को समझ के उसको सुधार लेता है। पिछले 11 सालों में हम सुनते आ रहे हैं हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, हम गलत करते ही नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल हैं, कुछ गलत होगा ही नहीं। इमरजेंसी लगी, पहली चीज तो संविधान के ही प्रावधान को यूज करके इमरजेंसी लगाई गई। पिछले 11 सालों में उससे कई लोगों का ऐसा मानना है, कई बुरा माहौल हो गया है देश में, बिना किसी संविधान के उसके गारंटी को, आर्टिकल को यूज किए। ठीक है, पर आपने वो माहौल बनाए हैं। तो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की जो हम बात बार बार सुनते हैं, और जिन्होंने वो इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने ही फिर चुनाव भी कराए, चुनाव हारे भी, और बम्पर हारे, बम्पर हारे और बम्पर जीते भी। और उसके बाद में विपक्ष में भी बैठे, और उसके बाद उसी जनता ने जिन्होंने बाहर का दरवाजा दिखाया था वापस सत्ता में काबिज भी किया। यूपीए वन के तौर पे नहीं, मतलब मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूं कि चाहे 77 में हारी हो, वो खुद अपनी सीट भी हारी थी, संजय गांधी अपनी सीट हार गए थे, सब हो गया था, फिर 79 में वापस सरकार में उसी जनता ने बैठाया ना एकदम। तो अगर आप आज की तारीख में ये कहें कि हमारी चुनावी जीत का मतलब ये कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है, तो फिर उस वक्त भी तब तो वही लॉजिक होगा कि भाई ठीक है, गलती हुई, जनता ने माफ कर दी, आपको वापस
सत्ता सौंप दी, या शाबानो के बाद में और बोफोर्स के बाद में आप सत्ता से बाहर हुए, उसके बाद फिर सत्ता में दोबारा आए भी ना। राजीव गांधी खुद ना आए हों क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई या उनकी हत्या हो गई, पर कांग्रेस तो एक कोलिशन के तौर पर वापस आई ना सरकार में। अच्छा, इसको क्या आप ऐसे भी देखते हैं कि जैसे ठीक है, कांग्रेस पार्टी शासन में नहीं है, 2014 से केंद्र की सत्ता में नहीं है, राज्यों में भी क्या है कि वो सिकुड़ गई है, कुछ एक राज्यों में है वहाँ पे। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जनता के भले ही हम 2014 से 2025 में शासन में, केंद्र में, राज्यों में हम फैलाव भी कर रहे हैं, लेकिन अभी मन के अंदर, मतलब जनता के मन में जो स्मृति है वो उन नायकों की है जिनका नाता कहीं ना कहीं कांग्रेस से रहा है। लिहाजा वो सेलेक्टिवली एक को छोड़ो और कुछ को पकड़ो, ताकि कम से कम ये मैसेज जाए कि भाई देखो, हम कांग्रेस के विरोधी नहीं है, हमारा जो काम है वो देश के विकास के लिए है। और देश के जो पहले के लोग काफ़ी शक्तिशाली लोग थे, जिनका अपना एक इंप्रेशन था, उसको हम भूले नहीं हैं, उसको हम बिसारे नहीं है। मतलब अब सुविधा के हिसाब से कि अगर कोई कहे कि भाई आप एंटी कांग्रेसी हो, तो कह देंगे कि भाई वल्लभ भाई पटेल क्या थे, वो तो कांग्रेस से ही ना था। तो आपको लगता है कि बीजेपी बड़े सुविधाजनक तरीके से सारे नाम का इस्तेमाल भी कर रही है, जहां उसको लगता है कि यहाँ से फ़ायदा नहीं है तो उसके खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उस पर अटैक भी करना शुरू कर देती है। देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं। ये एक डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं इसमें, और इसमें एक आपकी अपनी विरासत का दिवालियापन भी है कि आपका अपना कुछ नहीं है जो आप दिखा सके। अभी देखिए, आपने जिक्र किया वंदे मातरम की बहस हुई, हाँ, वंदे मातरम शीतकालीन सत्र में। वंदे मातरम की बहस में मोदी जी ने, अमित शाह ने, राजनाथ जी ने, कई लोगों ने बार बार इस चीज का जिक्र किया कि 1937 में कांग्रेस का सेशन हुआ और उसमें, मैं मोदी जी के शब्द यूज कर रहा हूं, वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, क्योंकि पूरा जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्रगीत ना या कांग्रेस का गीत ना बना करके सिर्फ उसके पहले दो जो स्टैंजाज हैं वो यूज किए गए, तो उसको तोड़ दिया गया और ये हो गया। तो वहां पर आकर के बीजेपी का अटैक खत्म हो जाता है। वो उसका कारण है, वो तो चीज ठीक है, आप उस पर अटैक कर रहे हैं बाकी। और मैं आपको चैलेंज के साथ ये चीज कह सकता हूं कि बीजेपी के जितने नेता, बाकी सारे को तो छोड़ दीजिए, जितने नेताओं ने उस बहस में भाग लिया, जो बोले, जितने स्पीकर्स, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, नरेंद्र मोदी खुद, अगर आप उनसे कह दीजिएगा कि बिना पढ़े, बिना मोबाइल देखे वंदे मातरम एक बार सुना दीजिए, तो पहले दो शब्दों के बाद में लड़खड़ा जाए एकदम। ठीक है, सच बात। पर उसको भी छोड़ दीजिए। एक होता है कि आपको पूरा कंठस्थ है, दूसरा है कि आप उसकी भावना जो है वो समझते हैं, वही बहुत है आज की तारीख में, तो कि आप उसकी स्पिरिट को जी रहे हैं, वो भी बहुत है। पर आपने 37 का जिक्र किया, लेकिन आपने 42 का जिक्र नहीं किया। ठीक है, बीजेपी के नेताओं ने 42 का जिक्र नहीं किया। 42 में क्या हुआ? 42 में, 37 में जो ये टुकड़े टुकड़े की बात हो रही है वंदे मातरम की, उसमें एक ये बात सही थी, और इसमें पंडित नेहरू का अपना कोई डिसीजन नहीं था, रविन्द्रनाथ टैगोर का डिसीजन था, उनका रिकमेंडेशन था। डिसीजन तो हम नहीं कहेंगे, पर उनका सजेशन था। उन्होंने ये हिदायत दी थी कि इसके कई सारे ऐसे स्टैंजाज हैं वंदे मातरम के जो मुसलमानों को ऑफेंड कर सकते हैं, और अगर आप वाकई उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं उसकी विस्तृत वो नहीं करना चाहता कमेंट्री, पर वो प्रॉब्लमैटिक था। और उस वक्त आपके सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि आपको सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर उसमें लोग छिटकने लग जाएं, उसी मूवमेंट से, जो मूवमेंट आपको आजादी दिलाने वाला है, तो फिर उस मूवमेंट की क्या वैल्यू रह जाएगी? सबको साथ लेके चलना है, तो आप इसलिए उस तरह का आपको एक डिसीजन लेना पड़ा। 42 में क्या हुआ? आपने 37 के हवाले से कांग्रेस को तो बहुत गालियां दी उस पूरी बहस में, मुस्लिम लीग की वजह से, उनके दबाव में आकर के आपने ये किया। ये नहीं बताया कि 42 में जब चुनाव हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस,
3 ऐसे प्रोविंसेस थे, उनमें 2 अब पाकिस्तान में चले गए हैं, एक बंगाल हमारे पास रह गया है, उसका भी विभाजन हो गया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान वाला जो मामला था सारा। पर 3 प्रोविंसेस में, जिसमें बंगाल भी एक था, वहां सरकार आपने बनाई तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आपके बहुत बड़े नायक हैं, आइकॉन हैं, और आप लोगों ने सरकार बनाई, या हिंदू महासभा के लोगों ने मिल करके, किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ। वो बुरा नहीं था। जब सारी कांग्रेस ने कह दिया कि भाई इनके साथ हम नहीं बैठेंगे, मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके संघ के लोगों ने बना ली, तो डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं, उसका क्यों नहीं जिक्र करते? सिलेक्टिव रीडिंग हिस्ट्री की नहीं करनी चाहिए ललित जी, वो सबसे बड़ी परेशानी है और सरकार। भारतीय जनता पार्टी जो है, ये सरकार जो है, करीब करीब वो सेलेक्टिव रीडिंग करने के लिए मजबूर। और आप सरदार पटेल के नाम पर इतना कुछ आप करते हैं, आज की तारीख में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना दिया है, और मोदी जी हर साल वहां जाते हैं। तो ये नहीं कहते कि आरएसएस को बैन करने वाले सरदार पटेल ही थे, उन्होंने ही बैन लगाया था गांधी जी के असैसिनेशन के बाद आरएसएस पे, और उनकी कई चिट्ठियां हैं, कई उनके कॉरेस्पॉन्डेंस है जो अभी भी पब्लिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल हैं, जहां वो उसके कारण भी गिनवाते हैं और कहते भी हैं कि भाई ये बैन हटना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको आज की तारीख में सूट करता है तो आप उनको अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, बाकी चीजों पे चुप हो जाते हैं। अच्छा, हाल ही में जो मनरेगा को लेकर के, जैसे सोनिया गांधी ने भी कहा कि मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, महात्मा गांधी की जो आत्मा था उस आत्मा को कुचल दिया, ये सारे शब्द का इस्तेमाल हुआ। और जो क्या है कि विकेंद्रीकरण की जो बात हम सोचा करते थे, और गांधी जी भी जो विकेंद्रीकरण की बात करते थे कि लोकल लेवल पर लोकल लोग फैसले करें और राज्य केवल उसको असिस्ट करेगा, अब सारे के सारे फैसले वो दिल्ली से होंगे। और नाम उन्होंने दे दिया कि विकसित भारत जी राम जी। तो आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही चतुराई के साथ, जो कहते हैं कि 2047 में हमको विकसित भारत मतलब बनाना है, तो उसमें है कि चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष तो उसको जी राम जी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष की अब मजबूरी ये हो जाएगी कि उसको जी राम जी बोलना होगा। अब जी राम जी अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर वो जोड़ेंगे कि देख लो कि ये लोग जो सनातनी नहीं, राम के खिलाफ है, राम के खिलाफ है। और उसमें आपने देखा होगा कि तर्क भी दिया, शिवराज सिंह चौहान भी जब बोल रहे थे तो बोले भाई महात्मा गांधी का नाम जो हटाए जाने का मसला कांग्रेस उठा रही है, तो ये बात भूल जाती है कि गांधी जी खुद ही राम राज्य चाहते थे। तो इसको मतलब आप कैसे? देखिए, पहली चीज तो शिवराज जी को ठीक है, उनका अपना एक तर्क है, इसका सीधा सीधा एक हल था। आप अगर राम जी, और आपका ये कहना है कि भाई राम से आप गांधी जी को नहीं अलग कर सकते, और राम राज्य की कल्पना जो है वो गांधी जी की ही थी, तो आपने जो नाम रखा, तो इसमें तो वो बीच में डैश लगता है ना, विकसित भारत, फिर जी राम जी है, फिर जी राम जी। तो नरेगा भी वैसे ही कानून था, महात्मा गांधी डैश नरेगा, तो आप विकसित भारत की जगह महात्मा गांधी जी राम जी बिल कर देते। इतना ही अगर आपको था कि आप बापू के लिए या गांधी जी के लिए आप की अपनी भावना अच्छी है, तो आप वीबी जी राम जी की जगह एमजी जी राम जी कर लेते, उसमें क्या परेशानी थी? आपको गांधी का नाम हटाना था, साफ तौर पर यह मसला है। मतलब गांधी उनके दिल में नहीं है, हाँ, बस केवल जुबान पर है। जहां मतलब गांधी के नाम, ऐसा तो नहीं कि वो गांधी के नाम से, इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज होता है कि वो राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से, राहुल गांधी से, दोनों चीजें हैं। क्योंकि एक तो महात्मा गांधी की जो अपनी आइडियोलॉजी है, या जो उनकी अपनी राजनीति या उनका मूवमेंट जो रहा, उसमें और आरएसएस की मानसिकता में, बीजेपी की राजनीति में कहीं दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। तो वो एक एलर्जी आपको वहाँ उस चीज़। और आप देखिए पिछले 11 सालों में, उसके पहले भी कितने बार भाजपा के नेता, भाजपा के संघ के जो बाकी संगठन हैं, उनके कितने नेताओं ने कैमरा पे, लोगों के सामने, लोगों के बीच में
गांधी जी के बारे में कितने अपशब्द इस्तेमाल किए, आपके सांसदों ने किए। तो उस वक्त आपको बुरा नहीं लगा कि कोई नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन कर रहा है, उसको मालाएं पहना रहा है, उसके लिए भारत रत्न भी मांग रहा है, आपके ही लोग कर रहे थे ना। क्यों नहीं मोदी जी ने आकर के कहा कि नहीं मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये सब कहना चाहिए था। और दूसरी जो आप बात कह रहे हैं वो ये भी कि जितनी बार महात्मा गांधी का नाम लिया जाएगा, हालांकि उस दिन प्रियंका गांधी ने भी संसद में कहा कि मेरे परिवार के नहीं थे लेकिन परिवार जैसे ही थे, तो वो बात तो हिंदुस्तान में सभी जानते हैं ना, सभी जानते हैं, कि भाई सार्वजनिक है। पंडित जी और महात्मा गांधी के क्या इक्वेशंस थे या रिलेशंस थे, वो सब जानते हैं। उनकी एक मेंटोर और प्रोटेजी की जो केमिस्ट्री थी वो किस तरह की थी, वो सब जानते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि गांधी नाम, गांधी नेहरू गांधी परिवार अब इस्तेमाल में वहां आता है, तो स्मरण में भी रहता है। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक स्मृति चिन्ह की तरह भी ना रह जाए, पूरी तरह से हटाओ। तो इसी की एक लंबी कतार पिछले 11 सालों में बनी है कि आप नाम बदलते जाइए। किसी भी ऐसी चीज में जिसमें आपको लगे कि भाई जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं, इंदिरा गांधी आ रही है, महात्मा गांधी तक अब आपकी गाड़ी पहुंच गई है, हटाओ, दूसरा नाम दे दो। इसमें या तो कहीं से हिंदू धर्म के कोई प्रतीक को घुसा दो या फिर हिंदी इंपोजिशन कर दो, जबकि भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। उस दिन जब जीराम जी पर बहस हो रही थी, कई ऐसे सांसद थे जो उसका हिंदी फुल जो नाम है वो नहीं उसका उच्चारण कर पाते, और ऐसे कई अब कानून बन गए। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो भी बिल आएगा, जो कानून आएगा, विधेयक आएगा, उसका नाम जो है, जो ऑफिशियल टाइटल है, वो अंग्रेजी में होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, क्योंकि वो एक ब्रिज लैंग्वेज है। जो तमिल भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, नॉन हिंदी कन्नड़ा भी कर लेते हैं, मलयालम बोलने वाले भी कर लेते हैं, तेलुगु बोलने वाले भी आराम से कर लेते हैं। हिंदी में वो बात नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की तरफ जाइए, हिंदी में कितना फर्क आ जाता है। बहुत बहुत ज्यादा। कई चीजें हैं जो पूर्वांचल का कोई आदमी हिंदी में बोलेगा, वो शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इंसान को नहीं समझ में आएगा। तो जब एक ही राज्य के अंदर हिंदी को लेकर के इतना है, तो फिर आप क्यों एक इम्पोजिशन की तरह उसको लगा रहे हैं। अब जैसे एक कानून इसी सत्र में आया, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। कई सारे सांसद थे वो अधिष्ठान नहीं बोल पा रहे थे, वो पढ़ना ही, और कई सांसद हैं हिंदी राज्यों वाले, उनके लिए भी मुश्किल ही नहीं है, उनको अधिष्ठान का मतलब भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा नहीं है। इस तरह के जो शब्द हैं, ये एक संस्कृताइज्ड हिंदी बोलना, जब आप और हम अगर हिंदी में भी बात कर रहे हैं, क्या हम इस तरह से बात करते हैं? शिक्षा अधिष्ठान नहीं करते ना। तो हम बोलचाल की भाषा में हिंदी में बोल लेते हैं, जो आपको भी समझ आ जाए, मुझे भी समझ आ जाए, नहीं तो भाषा के मायने क्या उसका तो मतलब ये होता है कि सामान्य तरीके हाँ? से जहां तक बात पहुंचानी उसको मिल जाए, पहुंच जाए। अच्छा, इसमें एक हाइपोथेटिकल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ और समय के लिए जिंदा रहे होते और इस देश के गृह मंत्री रहे होते, तो निश्चित तौर पे वो क्या फैसले करते उनके इतिहास को देखते हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता वल्लभ भाई पटेल को भी उसी तरीके से पूजते कि उनको भी धुतकार देते? इसकी तो पूरी संभावना है, पर देखिए इसका दूसरा एक पहलू भी है जो साफ करना बहुत जरूरी भी हो जाता है। बार बार कई लोगों ने पहले भी किया है, हमने भी इस बारे में कई बार पहले भी लिखा है। तो एक तो ये बात बार बार आती है कि अगर आजादी के वक्त कांग्रेस के सारे राज्य के नेता जो हैं वो चाहते थे कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, पर बीच में जो है गांधी जी ने टांग अड़ा दी और नेहरू को बनवा दिया। कोई नहीं चाहता था कि नेहरू बने। तो पहली चीज तो ये कि वो जिस बात का जिक्र हो रहा है वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था, 46 की बात है, 47 में देश आजाद हुआ,
पहला आम चुनाव देश का 51 में हुआ। सरदार पटेल की मृत्यु 50 में हो गई। ठीक है, तो पहले आम चुनाव के वक्त तो वो थे ही नहीं, तो एक फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टर बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज आई, आप कार्यकारी प्रधानमंत्री अगर मान लें 47 से 50 तक, तो वहां पर भी अगर ये कहें कि साहब गांधी जी ने पैर अड़ा दिया और नेहरू को बनवा दिया, तो पहली चीज तो ये कि 46 की जिसकी वो बात करते हैं वो CWC के मेंबर्स ने, क्योंकि CWC में हर राज्य के मेंबर्स होते थे, वो नाम देते थे कि एक आम सहमति किसी नाम पे बन जाए, उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं थी उस वक्त, पर यह था कि कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से कौन बने। और उसके पहले क्योंकि कांग्रेस के सत्र नहीं हो पाए थे कुछ सालों के, मौलाना आजाद का बहुत एक लंबा टेन्योर हो गया था। 46 में जब ये मीटिंग हुई, पंडित जी जेल से छूट करके आए थे और सरदार पटेल उसके पहले रह चुके थे अध्यक्ष, पंडित नेहरू भी रह चुके थे हालांकि, और आचार्य कृपलानी का भी नाम आया कि उनको बनाया जाए, कि कुछ लोगों ने वोट दिए। तो उस वक्त के माहौल को देखते हुए, और दूसरा क्योंकि ये भी था कि कितने लंबी लड़ाई और बची है अभी आज़ादी की, क्योंकि तब तक ये फैसला नहीं हुआ था कि 15 अगस्त 47 में आज़ादी मिल जाएगी। ये एक आभास था कि आज़ादी मिलने वाली है, हाँ। पर गारंटी तो किसी के पास नहीं थी ना, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने तो लिख के नहीं दिया था। तो बात ये थी कि जो चैलेंज रह गया है उसमें उस तीव्रता के साथ, उस एनर्जी के साथ उस मूवमेंट को आगे ले जाना और सबको साथ एक साथ रखना, उस स्ट्रगल का अपना खुद का इंडिविजुअल स्ट्रगल कितना रहा हो, वो सारी चीजें देखते हुए ये तय हुआ कि पंडित नेहरू को बनाएं। क्योंकि सरदार पटेल उम्र में बड़े थे पंडित नेहरू से, 10 साल बड़े थे उम्र में, तो उनकी सेहत, उनकी अपनी भी रजामंदी थी कि नेहरू को बनाएं। तो कई सारी चीजें थी उस पर। अब आप ये कहें, क्योंकि इनमें से तो कोई उस वक्त नहीं था, ना तो कांग्रेस में था, ना इनकी पार्टी के कोई नेता उस वक्त थे। आप आज की तारीख में बैठ करके कहें, देखिए साहब वो तो ये होने वाला था, प्रधानमंत्री बनने वाले थे सरदार पटेल, और ये हो गया, तो आपको अपना ही इतिहास नहीं पता, ना अपना पता है ना देश का पता है, लेकिन आप देश को ज्ञान देने में अव्वल बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो वो मामले हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब तीखे सवाल होते हैं तो वो इस बात का हवाला देते हैं कि 1980 से पहले तो हम थे नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि जनता की जो स्मृति है, उस स्मृति से कुछ ऐसे नाम हैं जो गैर गांधी, जिनको वो अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, और उनको कांग्रेस के नेताओं से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो गैर गांधी होना चाहिए। तो कुल मिला करके बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नामों को लेने की, उधार नाम लेने की प्रक्रिया को शुरू किया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं।